था ना, तो ये रामदेव को ही अंदर डालने वाले थे वो। पूरी उन्होंने व्यवस्था इस टाइप की बना रखी थी कि इसको आरोपी बना के अंदर डाल दो, और रामदेव ने कत्ल किया या नहीं किया ये पता करने में 20 साल लगने वाले हैं। 20 साल तक ये अंदर रहेगा। तो मतलब अब यहाँ पे मेरा वो पॉइंट आता है जो मैं हर बात में बोलता हूँ कि एग्जाम्पल देता हूँ कि भारत में स्वदेशी को बढ़ाना, तो स्वदेशी जागरण मंच है, वो पिछले 20 साल से यही काम कर रहा है, और वो फ्रॉड संगठन है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ भाई, भाई आप उसको पूछो भाई एफडीआई को रोकने का नहीं रोकने का, तो बोलेगा नहीं नहीं एफडीआई को तो आने दो पर स्वदेशी को बढ़ाना है। तो भाई अब एफडीआई आने देगा तो कोका कोला को आने देगा, तो मेरे को तू समझा गोल्ड स्पॉट और लिम्का और थम्स अप की औकात है रुकने की। अच्छा अच्छा, तो ये कोई एजेंट संस्था है क्या, फंडेड, फॉरेन फंडेड? स्वदेशी जागरण मंच, हाँ। असल में क्या हुआ था 1990 के 91 में जब डब्ल्यूटीओ साइन हुआ था, जो राजीव भाई दीक्षित थे, उन्होंने पूरे भारत के अंदर एफडीआई को खत्म करना, मतलब डब्ल्यूटीओ कैंसिल करवाना, ये पूरी की जड़ डब्ल्यूटीओ से शुरू हुई। तो डब्ल्यूटीओ को कैंसिल करवाना को मूवमेंट शुरू करी थी। तो मैंने राजीव दीक्षित जी को उस समय सुना था 92 में पहली बार, 1992 में, जब वो ये पूरे देश के अंदर घूम घूम के नागरिकों को संबोधित कर रहे थे, और उनका टारगेट था 15 से 20 साल में पूरे भारत के लोगों में इसको लेके एक मूवमेंट खड़ी कर देने वाला। तो बहुत तेजी से लोग उधर जाना शुरू हुए राजीव दीक्षित जी की तरफ, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे वो बहुत जबरदस्त थी कि भाई ये पूरा देश खत्म हो जाने वाला है। तो उस समय क्या हुआ था कि जो बीजेपी थी उनका एक आदमी था यशवंत सिन्हा, वो यशवंत सिन्हा बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बना वो, पर वो यशवंत, अब उन्होंने देखा कि ये स्वदेशी में मानने वाले जितने भी कार्यकर्ता है ना, वो सब बहुत तेजी से राजू भाई की तरफ जा रहे हैं, और अगर इनकी ग्रोथ बढ़ती गई तो ये पूरा मामला अटक जाने वाला है, डब्ल्यूटीओ कैंसिल भी हो सकता है, तो एफडीआई रुक सकती है शायद। तो उन्होंने क्या किया बाद में, तो बीजेपी ने अपना एक नया संगठन बनाया 1994-95 में, और उसका 97 में, और उसका जो फाउंडर था वो था यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जो था ये था आईएएस रहा हुआ था ये, वित्त विभाग में सेक्रेटरीट में था ये। तो बाद में ये पॉलिटिक्स में आया और इसको फंडिंग हुई, और फिर बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारत में मीडिया में कवरेज आने लगा स्वदेशी जागरण मंच, मतलब हम स्वदेशी जागरण कर रहे हैं, स्वदेशी जागरण कर रहे हैं। अब देखो, अब बारीक लाइन जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो यहाँ आएगी। राजीव भाई बोल रहे थे डब्ल्यूटीओ कैंसिल करो, मतलब डब्ल्यूटीओ छोड़ दो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट से भारत बाहर निकले। उनके हर वाक्य, हर स्पीच यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म कर देते। अब स्वदेशी जागरण मंच आया, इसने बोला स्वदेशी बचाना है, इसके बारे में हमको जागरूकता फैलानी है। तो राजीव भाई ने बोला भाई ये डब्ल्यूटीओ का क्या करना है, उन्होंने कहा नहीं देखो उसको साइड में करो, उसके बाद में बात करेंगे, पर अभी हमको स्वदेशी बचाना है, इसके बारे में जागरण कर रहे हैं हम। तो फिर इनको पैसा आने लगा, और इन्होंने बड़े पैमाने पे बहुत सारे स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को मीडिया कवरेज की वजह से अपने साथ चिपका लिया। अगर ये स्वदेशी जागरण मंच नहीं आता तो 2004-05 तक राजीव भाई इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी कर चुके होते, ये पूरा सर्कस रुक सकता है। तो स्वदेशी जागरण मंच जब आया तो इसने लोगों को चिपका के टाइम पास करना शुरू किया। तो ये क्या करता था, काम की बात को साइड में करना है। काम की बात क्या थी कि विदेशी कंपनी को एफडीआई के थ्रू आने से रोकना है, तो एफडीआई बंद कर, एफडीआई कैंसिल कर। तो वो बोलते थे उससे बात नहीं करनी, पर उनको स्वदेशी जागरण मंच वाले बोलते थे नहीं स्वदेशी को बचाओ बस। तो भाई स्वदेशी को कैसे बचाऊं मैं, तो लॉकहीड मार्टिन को यहाँ ला रहा है, तो मतलब क्या बकवास है कि स्वदेशी को बचाऊंगा। 1 मिनट रुकिए। हाँ मम्मी, मैं खुद 4 साल तक मैं खुद मामू बन गया है उनसे। मैं राजू भाई, मैं 92 से राजू भाई को सुना था क्या, 98-99 आते आते ये काफी मूवमेंट आगे बढ़ गई। बात है 2000 में मैं स्वदेशी जागरण मंच के बारे के संपर्क में आ गया, तो मैं बीजेपी से भी जुड़ा हुआ था उस समय, तो मैंने लेके मैं स्वदेशी जागरण मंच में भी जुड़ गया। 3-4 साल तक मैं भी वहां के जागरण कर रहे हैं। फिर मेरे को काफी बाद में, मतलब 2006-07 में समझ आया एकदम। मैंने कहा यार ये तो मामू बना रहे थे साले, क्योंकि हुआ क्या था, बाद में वाजपेयी सरकार आई तो ये यशवंत सिन्हा को ही वित्त मंत्री बनाया उन्होंने। तो फिर मैंने क्या सोचा कि हाँ तो खुद ही ये तो एकदम रोक देगा,
तो साला इसने सारी जगह एफडीआई बढ़ा दी इसने। और फिर भी उनकी स्पीचेस और सम्मेलन होते रहते थे स्वदेशी जागरण। तो मुझे समझ आने में 5 साल 6 साल लग गए कि यार ये भी स्वदेशी, ये भी स्वदेशी, ये कैसे है। तो फिर मेरे को समझ आया कि यार ये तो क्या है, मामू बना रहा है। कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप, जब यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया तो उसने एफडीआई बढ़ा दी? 99, 2000, 2001। तो तब तो राजीव दीक्षित जिंदा थे, तो वो तो अपना तो वो बोलते थे ना, वो बोल रहे थे ना भाई डब्ल्यूटीओ कैंसिल कर, एफडीआई रोक। हाँ। वो ये कर रहे थे। हाँ। और यशवंत स्वदेशी जागरण मंच कह रहा था, मतलब हुआ क्या, 2 कॉम्पिटिटिव हो गए थे मार्केट में। राजीव दीक्षित जी बोलते थे स्वदेशी बढ़ाओ, स्वदेशी बचाओ, और डब्ल्यूटीओ कैंसिल करो, एफडीआई रोको। और स्वदेशी जागरण मंच बोलता था, ये बात वो बोलता नहीं था कि एफडीआई रोको, वो बोलता था स्वदेशी बढ़ाओ, स्वदेशी बचाओ। तो एक लाइन अलग थी बस कि एफडीआई रोको, और स्वदेशी जागरण मंच ये नहीं बोलता था एफडीआई रोको। तो उससे क्या हुआ, ये जो बारीक बात है ना, ये कार्यकर्ता समझ नहीं पाते थे। तो उनको क्या लगता था ये दोनों ही नेशनलिस्ट हैं, दोनों ही नेशनलिस्ट आदमी है यार। और असल में ये कंपटीटर थे। पर ये बात साबित नहीं हो सकती कि ये कंपटीटर है, एक बेवकूफ बना रहा है और एक सही काज पे काम कर रहा है। तो ऐसे करके ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में वो एफडीआई आ गई, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया 2004-05 आते आते कि यार, तो मैं यही सोचता था यार कोई होगा वजह। तब तो ये खेल नहीं समझा था कानूनों का कि भाई बात करना और कानून छापना, उसमें पूरा खेल होता है। 2008-09 आते आते मेरे को समझ आ गया था कि ये तो सारे के सारे फ्रॉड है, साले बेवकूफ बढ़ा दिया। बाद में फिर मैंने, तो जैसे ये एक एग्जाम्पल हुआ, फिर इसी तरीके से अच्छा, फिर राजीव दीक्षित जी की हत्या कर दी थी उन्होंने 2010 में। क्योंकि अब देखो यहाँ पे अब वापस वही चीज आएगी। तो अब देखो अब क्या होता है, राजीव दीक्षित जी ने बाद में रामदेव जी को ज्वाइन कर लिया था। तो रामदेव जी ने ये बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने राजीव दीक्षित जी के साथ काम किया कम से कम 7-8 साल काम। उन्होंने बहुत सारे व्यूअर दिए उनको, राजीव दीक्षित जी, और राजीव दीक्षित जी ने भी बहुत सारे व्यूअर दिए रामदेव जी को। और ये अब एक अच्छी गति से बढ़ रहे थे दोनों। और दोनों की कुछ वो था, अच्छा इनके काज भी साफ थे कि भाई हमको एफडीआई रोकना है और डब्ल्यूटीओ कैंसिल करना है, ठीक है ना। ये साफ थे, काला धन और ये वो सब। तो बाद में जब उन्होंने देखा कि भाई ये बढ़ता जा रहा है, तो 2010 में जब वो ये पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ आ गए कि अब हम उम्मीदवार उतारेंगे, रामदेव और राजीव दीक्षित जी, और उन्होंने राइट टू रिकॉल और ये सब चीजों को लेके, काला धन, एफडीआई रोकना, व्यवस्था परिवर्तन की मूवमेंट शुरू करी। तो उन्होंने फिर राजीव दीक्षित जी की तो करवा दी हत्या। और अब मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा कंक्लूजन है, ठीक है ना। अब जो बोल रहा हूँ, जो हत्या करवा दी, यहाँ तक तो सब वो फैक्ट है सब कुछ। बाद में उन्होंने क्या किया, रामदेव को धमकाया कि राजीव दीक्षित जी की हत्या का आरोप तेरे पे डाल के तेरे को जेल में डाल देंगे। तो रामदेव हो गया चित। तो फिर उसको बोलना पड़ा कि हाँ ये तो हत्या नहीं है, और ये तो स्वाभाविक। हाँ, मतलब उनको पहले से ऐसी बीमारियां थी, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया। हाँ, अगर वो नहीं देता ना तो ये रामदेव को ही अंदर डालने वाले थे वो। पूरी उन्होंने व्यवस्था इस टाइप की बना रखी थी कि इसको आरोपी बना के अंदर डाल दो। और रामदेव ने कत्ल किया या नहीं किया ये पता करने में 20 साल लगने वाले हैं। 20 साल तक ये अंदर रहेगा। तो मतलब अब यहाँ पे मेरा वो पॉइंट आता है जो मैं हर बात में बोलता हूँ कि कुछ भी करोगे ना तुम भारत में, मतलब भारत में तुमको कुछ भी करना हो, कितना ही बड़ा फ्रॉड करना हो, जज जब तक तुम्हारे पंजे में नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जैसे सरकार क्या कर सकती है कि पुलिस रामदेव को अरेस्ट करके डालेगी, पर जज जो होगा वो अगर दोषी या निर्दोष बोल देगा तो खेल खत्म हो जाएगा। जज का रोल क्या आता है कि जज फैसला दिए बिना रामदेव को 20 साल अंदर रख सकता है। तो आरोप बना ही नहीं पाओगे कभी आप कि भाई इसने तो कत्ल नहीं किया, तो हमने कब बोल रहे किया है। ट्रायल चल रहा। तो ये सबसे इंटेलिजेंट तरीका होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2012 में आसाराम जी को अरेस्ट किया था, तो 2020 चल रहा है, 8 साल हो गए ना। तो अब मुझे बताओ आसाराम जी दोषी या निर्दोष, पता ही नहीं है। तो वो दोषी क्यों नहीं दे सकते उसको, क्योंकि उतने पर्याप्त एविडेंस ही नहीं है। लेकिन पेड मीडिया उसको दोषी बना देता है सोसाइटी में। हाँ, वो मीडिया ट्रायल कर देते हैं। पर अदालत ने क्या किया, अदालत ने किया देख भाई हमको तेरे को जेल में डालना है, तो जजों के पास एक एक्स्ट्रा खतरनाक पावर क्या है कि आप दोषी हो या नहीं हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जज को तुमको अंदर डालना है ना तो खत्म, वो डाल देगा 20 साल के लिए। तो क्या कर लोगे।
तो अब जैसे लालू यादव है, उसपे चार्ज फ्रेम हुए थे 1994 में, वो चारा खा गया था खूब सारा अरबों रुपए का। तो लालू यादव पे भी चार्ज फ्रेम हुए, बाद में उसको बेल दे दी और वो 15 साल मुख्यमंत्री बना रहा बिहार का। तो जजों ने बोला तू पैसा देता रहे जितना लूट रहा है और हमको देता रहे, तू बाहर रहे आराम से, ट्रायल चलता रहेगा। पर आसाराम जी के मामले पे जजों को ऑर्डर थे भाई इसको बाहर ही नहीं रखना, पैसा हम दे रहे। तो बस उसको अब लालू यादव पे फैसला आया 2018 में, पर क्वेश्चन है 22 साल तक जजों ने बोला तू मुख्यमंत्री बन जा। और आसाराम जी पे फैसला आज तक आया नहीं, और उसको क्या बोला कि भाई तू तेरा ट्रायल चलेगा जब तक तेरे को जेल है। अब आदमी क्या बेवकूफी की सीमा देखो, लोग बहस क्या करते हैं कि भाई ये दोषी है निर्दोष है। अरे भाई कौन सा दोषी निर्दोष, सजा हो गई रे भाई, 2012 में जज ने 8 साल तो सजा दे चुका उसको, वो दोषी निर्दोष का क्या उखाड़ लोगे अब तुम। तो उस समय क्या हुआ कि रामदेव को धमकाया इन्होंने कि भाई देख तू मान जा या तो, और या फिर तेरे को उठा के अंदर डाल देंगे। तो फिर रामदेव ने इस टाइप की बयानबाजी करना शुरू किया कि भाई देखो ये तो स्वाभाविक मर गए साहब। और बाद में फिर रामदेव को बोला हाँ भाई अब तेरे को क्या करना है। तो बाद में फिर ये पतंजलि जो है इस नाम से ट्रस्ट बना के और फिर ये कंपनी शुरू हुई। अब ये पतंजलि में जितनी भी, अब पतंजलि के अंदर जितनी मशीनरी ये वो जितना भी आता है ना रॉ मटेरियल, ये सब विदेशी कंपनियों का आता है। और अभी तक ये पता नहीं है कि ये पतंजलि ट्रस्ट में जो होल्डिंग है ना वो किसकी है। इसको तो चेहरा बना के रखा है रामदेव को, ठीक है। तो अब रामदेव ने फिर से अपना सिर उठाया था 2012 के आसपास। 2012 के आसपास इसने सिर उठाया वापस कि भाई हमें उम्मीदवार उतारूंगा। तो बाद में फिर इसको इसके ऊपर कुछ 80-90 केस डाल दिए थे रामदेव के ऊपर। तो बाद में इसको मोदी की शरण में जाना पड़ा कि भाई ठीक है मेरे को बचाओ कांग्रेस से, ये मेरे को अंदर डाल दो। तो बाद में फिर मोदी ने इसको बचा लिया। तो अब पर मेरा क्वेश्चन क्या है, अब आप देखो 2011 से और 2020 आ गया, 10 साल से रामदेव क्या कर रहा है। तो वो बोल रहा है मैं स्वदेशी बढ़ा रहा हूँ। तो वो उसका स्वदेशी बढ़ाने का तरीका क्या है, उसका तरीका है कि एक कंपनी खोलो और पैसा कमाओ, ये स्वदेशी बढ़ गया। भाई ये जो लाखों कंपनियां हैं भारत की स्वदेशी, उनका क्या करना है, वो उससे क्या मतलब है, मेरा स्वदेशी बढ़ा दिया ना मैंने। तो ये वो वाली बात है। तो वो भी स्वदेशी पे काम कर रहा है, पर उसका फार्मूला क्या है कि मैं खुद एक कंपनी खोल दूंगा और वो बोलूंगा ये मेरी स्वदेशी है, मेरा माल खरीदो। तो ऐसे करके ये जो स्वदेशी बढ़ाने को लेके जैसे मैंने बताया, तो अब आप वो हेडर देखोगे तो सबके स्टेटमेंट सेम होते हैं, स्वदेशी बढ़ाओ स्वदेशी बढ़ाओ स्वदेशी बढ़ाओ। पर गेम क्या है कि गेम है कि तुम एफडीआई रोकने का कानून छाप सकते हो, ये असली गेम है। तो जैसे हम हैं तो हमारे बारे में भी जो हम काम कर रहे हैं आज, तो 90% लोग हम में स्वदेशी जागरण मंच में रामदेव में अंतर नहीं समझ पाते हैं, 90% नहीं समझ पाते। बहुत कम आदमी ये समझ पाते हैं कि भाई देखो भाई हमारे स्वदेशी को बढ़ाने का जो रास्ता है ना वो कानून है, तो हम ये कानून छपाना चाहते हैं। तो हमारा कौन सा ड्राफ्ट है जो एफडीआई हमारा, हाँ हम वही है ना, वही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। उसका वो कानूनी इसके लिए है कि भाई ये कानून वही के होली ओन्ड बाई इंडियन कंपनीज कि भाई ये कुछ 14 सेक्टर है। इस 14 सेक्टर के अंदर विदेशी कंपनी काम ही नहीं कर सकती, 0%, बात खत्म। राइट राइट राइट, ठीक है बिल्कुल सही। तो हमारा जो मूवमेंट है ना वो 3 पेज के अंदर है। कोई भी आदमी बोले स्वदेशी तो हम बोलते हैं ये 3 पेज है मेरे पास, ये 3 पेज गेजेट में आएंगे, सारी विदेशी कंपनियों का धंधा खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है। अब पर रामदेव का क्या है, उसके पास ये 3 पेज नहीं है। वो क्या बोलता है मेरे को स्वदेशी बढ़ानी है। आप पूछो कैसे बढ़ानी है, भाई पतंजलि का सामान खरीद। तो अब उसके फार्मूले से फाइटर प्लेन का क्या करना, क्योंकि वो तो फाइटर प्लेन बना नहीं रहा रामदेव। तो टैंकों का क्या करना, मोबाइलों का क्या करना। तो उसका भी जवाब वो यही दे देगा, ठीक है मैं मोबाइल भी बना दूंगा। तो वैसे तो नहीं चलेगा ना स्वदेशी। और स्वदेशी जागरण मंच का क्या है कि नहीं बस स्वदेशी बढ़ाओ और इसको बचाओ। वो कैसे, भाई ज्यादा से ज्यादा हमारी मीटिंगों में आओ और हमको सुनो और लोगों को बोलो स्वदेशी वस्तुएं खरीदो। उसका जो टारगेट चलता है ना वो चलता है स्वदेशी वस्तु खरीदो और विदेशी का बहिष्कार। मतलब वही गांधी वाली टेक्निक, ठीक है ना।
तो स्वदेशी वस्तु खरीदो और उसका बहिष्कार करो। तो स्वदेशी वस्तु खरीदो वो क्यों बकवास है? क्योंकि स्वदेशी वस्तु कमतर है, महंगी है। तो फिर कैसे लोगे आप? नहीं ले सकते ना। हाँ, जैसे खादी वगैरह होता है जो, जैसे हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ वो बोलते हैं स्वदेशी वस्तुएं खरीदो, तो ठीक है, मेरे को मोबाइल लेना है और कंप्यूटर लेना है, बता फटाफट कौन सा खरीदना है, फटाफट बता। तो फिर वो कहे नहीं, तो फिर वो मेरे को क्या स्वदेशी खरीदो, ठीक है, बुलेट ट्रेन कहाँ से भारत को लेनी चाहिए? भारत में कौन सी फैक्ट्री बना रही है, बता मेरे को। तो नहीं, वो तो बुलेट ट्रेन और ये सब तो नहीं होगा। तो मतलब क्या है, देखो, स्वदेशी चीज खरीदो, वो चीज पॉसिबल क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्वदेशी चीजें नहीं है, और जो है वो महंगी है, घटिया है, कमतर है। तो जब विदेशी कंपनी को आप आने दोगे तो भाई वो विदेशी वस्तु बेहतर है यार। तो आप ये चकमा नहीं दे सकते ना राष्ट्रवाद का नारा लगा के कि तू घटिया चीज खरीद ला। तो वो आप कैसे खरीद लोगे यार? तो वो एक में भी ये मसला आएगा ना कि अगर हम होल ओन बाय इंडियन कंपनीज कर दें, होली हाँ, तो उसके साथ में जूरी कोर्ट चाहिए ना, क्योंकि वही करने से कुछ होता नहीं है। वही के साथ जूरी कोर्ट चाहिए, क्योंकि जूरी कोर्ट आए बिना टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, बड़े पैमाने पे निर्माण इकाइयों की स्थापना, वो तो वो इतना ही कर सकता। वो केवल हथियारों में कर सकता है, बाकी सब में नहीं कर सकता। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो क्रिएटिविटी लगती है वो क्रिएटिविटी हमारे पास भी है जितनी अमेरिकन के पास है, बस जूरी कोर्ट ही सारा मसले का नहीं, ज्यादा है, भारत के पास ज्यादा है। हमारे पास क्रिएटिविटी है ज्यादा है। अच्छा। हाँ, देखो, एक चीज को समझो, मतलब अभी एक लाइन बोल दे रहा हूँ, इस पे कोई लिमिट नहीं है, मैं बोलने जाऊंगा तो, पर सही शब्द लेवल सही यूज करो। तो कई बार क्या होता है, अंतर अपने को पता होता है, आपको भी पता है ये बात, पर क्या हो रहा है कि आप शब्द गलत ले लिए, तो उसका मतलब सामने वाला अलग निकाल लेता है। तो जो आपने क्रिएटिविटी बोला, असल में इससे कभी कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। अच्छा, बड़े पैमाने पे निर्माण, बस खेल यहाँ है। क्रिएटिविटी कभी खेल नहीं है। बड़े पैमाने पे निर्माण, इन्वेंशन बड़े पैमाने पे निर्माण से आता है। हाँ सही, आपने वो टिप्पू सुल्तान वाली बात कही थी, बंदूक जो बनाई थी हमने। हाँ, बंदूक, राकेट, और ऐसे में आपको 100 एग्जाम्पल दे दूंगा। आप ये जो एक बहुत बड़ा एक कार्यकर्ताओं का वर्ग मिलेगा सोशल मीडिया पे, जिनसे आप कैसी भी बात करोगे तो दूसरी या तीसरे मिनट में वो हिस्ट्री में चले जाएंगे, और वहां से वो थैले में से कुछ ना कुछ लाके डाल देंगे कि देखो, भारत ने प्लेन बना दिया था 100 साल पहले, और 200 साल पहले भारत ने सर्जरी कर दी थी, और 500 साल पहले भारत ने ये बना दिया था, और 1000 साल पहले हमारा स्थापत्य इतना भयंकर हो गया था, और इसका वो किताब लिख सकते हैं 1000 पेज की इसके ऊपर। पर वो चीज क्या नहीं समझ सकते कि भाई भारत ने ये बना दिया था, आविष्कार कर दिया था, पर फर्क क्यों नहीं आ सकता? बड़े पैमाने पे निर्माण। समझ गया। तो बड़े पैमाने पर निर्माण बेसिकली जूरी कोर्ट से संबंधित है, तो वही उसका सेंटर पॉइंट है। वो सेंटर पॉइंट वही रहने वाला है हमेशा। और इसमें शिक्षा का, इंजीनियरिंग का, उसका भी रोल नहीं है असल। अब ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जैसे मेरे को आप पूछो कि भाई सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात किसी को समझाना वो क्या है, तो वो, अच्छा, अमूमन ज्यादा कॉम्प्लिकेट सी किसमें होती है? जो बहुत सिंपल है, वो चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मैं आपको बोलूंगा कोई जूरी सिस्टम, मेरी अदालत आने से कंट्री में तकनीकी विकास बहुत भयंकर ढंग से होता है। इतना भयंकर होगा, शूट अप हो जाता है। ये चीज किसी को समझा देना, मतलब वो पूरी इतनी भयंकर बात है नहीं है, मतलब इतनी सिंपल है असल में। ये तो बंदा नहीं समझ पाता। वो समझता है ब्रेन चाहिए, दिमागदार लोग चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, ये सब में घुस जाता है वो। बिल्कुल तो एक ये चीज है। और इसी में अगला स्तर आता है फिर कि इसी चीज के अंदर कि जो इन्वेंशन आता है वो जूरी कोर्ट से आता है असल में। और फिर इसमें ये एक बात और है कि कितनी भी शिक्षा अच्छी बना दोगे, साइंस, मैथ, ये वो सब, वो अल्टीमेटली उससे कुछ होने वाला नहीं है। जूरी कोर्ट से ही असली स्किल लोगों में आएगी हमेशा। अगर किसी देश में आपने बहुत इंटेलिजेंट साइंस मैथ दे दी और जूरी सिस्टम वीक कर दो या जज सिस्टम डाल दो, खत्म है, कंट्री तबाह है।
और किसी देश में एक साइंस मैथ की किताबें जला दो सारी, कि कोई आदमी साइंस मैथ नहीं पढ़ेगा, और जूरी सिस्टम डाल दो, खत्म, बस वो कंट्री शूटअप है, बच नहीं सकती। मतलब मैं आपको इसका रियल एग्जांपल देता हूं, तो आप खुद ही देख लो ना, 1250-1300 के अंदर ब्रिटेन में जूरी सिस्टम आया, उस समय वहां साइंस मैथ था क्या? नहीं था। तो उन्होंने दुनिया की ऐसी चीजें बनाई, आज तक नहीं बनती दुनिया से। छापे खाने से शुरू करो, जो बंदूकों से लेके जाने क्या 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 दुनिया भर की चीजें बढ़ा दी उन्होंने। तो वो कौन सी साइंस मैथ पढ़ रहे थे भाई? तो इसमें ये है, तो सेंटर पॉइंट वही रहेगा कि वही कानून आने से नहीं होगा, साथ में जूरी कोर्ट लाना पड़ेगा। तो हमने ये जो रामदेव हुआ, तो वो क्या बोलता, वो उसका जो स्वदेशी का तरीका है ना, उसमें कानून नहीं आ रहा है। स्वदेशी जागरण मंच है, उसके रास्ते में कानून नहीं आ रहा। तो इनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं भारत भर में। वो कार्यकर्ता जब आपकी बात को पढ़ते हैं ना, तो वो बात वो 20 साल से लोगों को बोल रहा है और खुद भी सुन रहा है। तो वो देखता है कि अच्छा भाई, आपका भी कुछ इसी टाइप का कोई कंसेप्ट है यार। ठीक है, समझ गया। इसलिए ये अपना जो मेन पॉइंट है ना, उसको स्पेसिफाई कर दो हमेशा, कि भाई इस बात को कहने वाले लोगों में और आप में एक फर्क क्या आ रहा है, और उसको या तो बोल्ड कर दो या अंडरलाइन मार दो। जैसे आप अपना जो पेम्पलेट देखोगे, उसमें कहीं कहीं आपको बोल्डिंग या अंडरलाइन मिलेगी हमेशा, कि भाई अंडरलाइन मतलब इस पे ध्यान दो भाई, हमारा मेन, हम यहाँ पे स्वदेशी वालों से अलग है।